हाय, मैं श्रद्धांजलि सिंह। गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी तक हम लोग पढ़े संधि में संधि के प्रकार पढ़े। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने 5 भेद बताए कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिसमें से 3 हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। आज पढ़ेंगे यण संधि, अयादि संधि, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए देखते हैं यण संधि किसे कहते हैं। देखते हैं ह्रस्व अथवा दीर्घ। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री से तात्पर्य है कि बड़ी ई हो या छोटी ई हो, बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, या री के बाद यदि उसका कोई असवर्ण, असवर्ण से मतलब है कि ई उ और री को छोड़कर कोई अन्य स्वरवर्ण आए, तो ई अथवा ई या उ के बदले य हो जाता है। मतलब छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके बाद कोई अन्य वर्ण आके उससे जुड़ता है तो ई और ई किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है। जबकि उ अथवा उ के बाद कोई अन्य वर्ण आता है तो वो व में बदल जाता है, और री के बाद कोई आता है वर्ण तो वो आधा र में बदल जाता है। जैसे ई या ई का पहले देख लेते हैं कि जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद ये पहले स्वर के पहले शब्द के अंत में होगा, पश्चात ई या ई को छोड़कर, असवर्ण का मतलब था ई या ई को छोड़कर कोई अन्य स्वरवर्ण आए और वो दूसरे पद के आदि में यानी कि प्रारंभ में हो, तो उसके स्थान पर जब वो संधि होगी या जुड़ेगा तो उसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो य के रूप में बदल जाएगा। यानी कि छोटी ई और बड़ी ई क्या हो जाएगा? य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं ई और अ, ये क्या है? ई और अ मिलके य हो जाता है, ई और आ मिलके या हो जाता है, ई और उ यू, ई और बड़ा उ यू। अब इसके ऐसे ही सारे हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अति प्लस अल्प, क्या हो गया? अत्यल्प। यहाँ पे ये य में बदल गया। ऐसे इति प्लस आदि, ई प्लस आ मिलके क्या हो गया? या हो गया, इत्यादि। ऐसे ही अति प्लस उत्तम मिलके यू हो गया, अत्युत्तम। नी प्लस ऊन, न्यून। प्रति प्लस एक, ई प्लस ए मिलके क्या हो गया? यहाँ पे ये में बदल गया, प्रत्येक। अति प्लस ऐश्वर्य, ये में बदल गया। अति प्लस ओज, यो, अत्योज हो गया। अति प्लस ओज, अत्योज। अति प्लस औदार्य, ऐसे ही ई और औ मिलके यह हो गया, अत्योदार्य। अब ऐसे ही बड़ी के साथ भी जुड़ते हैं तो भी वही सेम कंडीशन होती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देवी प्लस अपितु, जैसे इसमें बड़ी ई है और इसमें अ है, ये भी क्या मिलके हो गया? यह, देव्य पति। ऐसे ही नदी प्लस उर्मी, बड़ा उ, बड़ी ई प्लस बड़ा उ मिलके क्या हो गया? यू, नद्युर्मी। ऐसे ही ई प्लस ओ, यो, देवी प्लस ओ, यहाँ पे ई है, बड़ी ई, यहाँ पे क्या है? ओ, मिलके क्या हो गया? यो, देव्योज। आगे देखते हैं देवी प्लस अंग, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या हो गया? देव्यंग। अंग की मात्रा ऐड होती है तो भी यंग हो जाएगा, यहाँ पे हो गया यंग। ई प्लस ए, यह हो जाएगा, अर्थात देवी में बड़ी ई प्लस ए किस में हो जाए? परिवर्तित हो जाएगा यह में, दिव्य शौर्य। आगे देखते हैं। अभी हम पढ़ लिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई का किसी और दूसरे स्वर के साथ जुड़ने पर क्या होता है? य के रूप में बदल जाता है। अब उ अथवा उ का देख लेते हैं। उ या उ के पश्चात उ को छोड़कर, 2 बार हो गया, उ या उ के पश्चात उ या उ को छोड़कर कोई और असवर्ण यानी कि कोई अन्य स्वर हो आए उसके साथ, तो उ या बड़ा उ का क्या के स्थान पर व हो जाता है। जैसे उ प्लस अ व, उ प्लस आ वा,
उ प्लस बड़ी ई वी, उ प्लस ए वे, उ प्लस ए वह, उ प्लस ओ वो, ऐसे परिवर्तित हो जाता है। जैसे सु प्लस अल्प स्वल्प। अब यहाँ पे उ है प्लस अ क्या हो गया व, ठीक इसके सामने ही लिखे हुए हैं। सु प्लस आगत स्वागत। अनु प्लस इक्षण, यहाँ पे क्या हो गया वी में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही अनु प्लस एषण वे में हो गया। उ प्लस ए मिलके वे। अल्प प्लस ऐश्वर्य वय में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही लघु प्लस ओष्ठ लघोष्ठ, गुरु प्लस औदार्य गुर्वो दार्य। ऐसे ही वधु प्लस आगमन वध्वागमन, यहाँ पे उ प्लस आ मिलके वा हो गया। उ प्लस ए वह हो जाएगा, यहाँ पे वह। वधु में उ है प्लस ऐश्वर्य में ए वध्वैश्वर्य। री और अ, री किसी असवर्ण के साथ जुड़ता है तो वो आधा र में बदल जाता है। जैसे पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, यहाँ पे क्या हो गया तो में आधा र है। ऐसे ही री प्लस ई पितृ प्लस इच्छा पितृइच्छा। ऐसे ही री प्लस उ रू हो जाएगा। मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। आगे देख लेते हैं कि यण संधि में य व और र होते हैं। अभी जो भी हम यण संधि में परिवर्तन पढ़े हैं कि ई या ई का किसी अन्य स्वर के साथ जुड़ने पर क्या होता है य में बदल जाता है। उ या उ मतलब छोटा उ और बड़ा उ किसी अन्य स्वर के साथ जुड़ता है तो व में बदल जाता है। जबकि री किसी स्वर के साथ जुड़ता है तो आधा र में बदल जाता है। अब देख लेते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में ए ओ अथवा औ के बाद ए ओ अथवा औ के बाद कोई असवर्ण मतलब कि ए ओ औ को छोड़कर, असवर्ण का मतलब है इनको छोड़कर हो तो या आए तो ए का किस में बदल जाता है ए के स्थान पर अय या आय हो जाता है तथा ओ एवं औ के स्थान पर अव हो जाता है अव या आव हो जाता है। यह अयादि संधि कहलाता है। आइए देखते हैं जैसे ए प्लस अ मिलके हम क्या बताए अय हो जाता है। अब यहाँ पे आधा ही अ रहेगा फिर इसमें अ जुड़ता है तो अय से ने प्लस अन नयन। यहाँ पे क्या है ए है और ये अ है तो क्या हो गया अय। न में अ है और ये य है नयन। ऐसे ही चे प्लस अन चयन न प्लस अक नायक। ए और अ हो गया तो क्या हो जाएगा आ आय। ए प्लस अ इज इक्वल्स टू आय। ऐसे ही गे प्लस अक गायक। आगे देखते हैं अभी पढ़े ए और अ जुड़ता है तो अब आगे पढ़ते हैं ओ और ई। ओ के साथ ई जुड़ता है तो औ हो जाता है। ओ के साथ बड़ी ई जुड़ेगा तो अवि हो जाएगा। औ के साथ औ जुड़ेगा तो आव हो जाएगा। देखते हैं पो प्लस इत्र। अब इसमें क्या है ओ प्लस ई जुड़ा है तो क्या हो जाएगा वी पवित्र। ऐसे ही गो प्लस ईश, इसमें क्या है ओ और बड़ी ई जुड़ा है तो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। गो प्लस ईश गवीश। आगे देखते हैं प प्लस अक। यहाँ पे ओ का पढ़ लिए। अब ऐसे ही औ का पढ़ते हैं कि औ के साथ कोई अन्य वर्ण जुड़ता है तो क्या होता है आव हो जाता है। इसके साथ जुड़ता है तो अव होता है। इसमें औ के साथ जुड़ता है कोई भी तो आव हो जाता है। जैसे प प्लस अक का पावक हो जाता है। यहाँ पे प में है औ और प्लस अक में अ तो क्या हो जाता है आव।
ओ के साथ जुड़ता है अ तो अव हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि पो प्लस इत्र जो ई जुड़ा, इत्र तो पवित्र, यहाँ पे क्या है ओ प्लस ई। ऐसे ही गो प्लस ईस गो विष, यहाँ पे प अक, हमने क्या पढ़ा कि अ और आ मिलके आओ हो जाता है, ओ और अ मिलके औ हो जाता है। तो प प्लस अक पावक, प प्लस अन पावन, और ऐसे ही पो प्लस अन हो जाएगा तो यानी ओ प्लस ओ प्लस अ हो गया तो अव, यानी कि प में अ है और व, ओ प्लस अन पवन। अब आइए देखते हैं व्यंजन संधि। यहाँ तक हो गया यण संधि, अब व्यंजन संधि अयादि संधि ये था। अब पढ़ लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं। जिन दो वर्णों की संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर अथवा व्यंजन में से कोई भी हो, विकार हो, जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या कह सकते हैं कि व्यंजन संधि में जो भी पहला शब्द होता है उनका वर्ण, अंतिम वर्ण जो होता है वो हमेशा व्यंजन ही होता है। दूसरे शब्द का आदि या प्रारंभिक वर्ण जो है वो कुछ भी हो सकता है, स्वर हो, व्यंजन हो, कुछ भी हो, परंतु व्यंजन संधि तभी होगी जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा, व्यंजन का कोई वर्ण होगा। और व्यंजन, पूर्ण व्यंजन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, देख लेते हैं। पहले शब्द के अंत में, इसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं, पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, जैसा कि हम अभी बताए कि पहले शब्द के का अंतिम वर्ण जो होगा वो व्यंजन ही होना चाहिए, और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन हो चाहे स्वर हो, इससे जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन संधि का मेन कंडीशन क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। मुख्यतः व्यंजन संधि के दो भेद हैं, सघोष संधि और अघोष संधि। सघोष अघोष हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सारे स्वर, जितने भी स्वर हैं 11 हमारे वर्णमाला में, वो क्या है, सभी सघोष होते हैं। अब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ और श, षटकोण स और छोटा स, ये सभी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तथा दिया है कि वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। जैसे ग, ज, ड, ब, घ, झ आदि यहाँ पे हम लिखे भी हैं, और साथ में य, र, ल, व भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब नोट में देख लेते हैं, वर्णमाला में जो व्यंजनों का रूप सिखाया जाता है हमें, उसमें स्वर निहित होता है। जैसे हम डायरेक्टली पढ़ते हैं क, ख, ग, इसका मुख्य व्यंजन रूप क्या होता है, क प्लस अ। ऐसे ही ख को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ख प्लस अ। ग को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध व्यंजन, ये है जिसके साथ हलंत लगा होता है, ग प्लस अ। तो हम जब वर्णमाला में क ख ग पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम जब व्यंजन को पढ़ रहे होते हैं उसमें स्वर निहित होता है, उसको हम स्वर के साथ स्वर के साथ उच्चारित करते हैं। परंतु संधि में वो शुद्ध व्यंजन होना चाहिए, पहले शब्द का अंतिम पद शुद्ध व्यंजन होना चाहिए, तभी वो व्यंजन संधि होगी। जैसे क का क और अ, ल का आधा ल और अ में टूट जाता है, अर्थात इन्हें हम शुद्ध व्यंजन कहेंगे। अतः व्यंजन संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण शुद्ध व्यंजन होता है। अब देख लेते हैं, जैसे वाक प्लस ईस, अब यहाँ पे हलंत लगा है। अगर व्यंजन संधि का संधि विच्छेद दिया है और आपको पहचानना है कि ये कौन सी संधि है, व्यंजन है कि स्वर संधि है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद के का अंतिम वर्ण जो है उसमें हलंत लगा होना चाहिए, व्यंजन के साथ साथ वो हलंत होना चाहिए, तभी वो व्यंजन संधि होगी, अर्थात वो, नहीं तो वो ऑप्शन गलत होगा। वाक प्लस ईश वागीश, जगत प्लस ईश जगदीश हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, त में हलंत है, क में हलंत है, मतलब ये शुद्ध व्यंजन है। इसके बाद वाले पद में का प्रारंभिक जो है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, हम पहले ही पढ़ चुके, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले शब्द का अंतिम अगर व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि होगी। नियम दूसरा देख लेते हैं, अघोष व्यंजन
जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा, जैसे क ख च छ ट ठ त थ, ये क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। दूसरा वर्ण अघोष होता है। पहले शब्द के अंत में आए तथा दूसरे शब्द के आदि में यानी कि प्रारंभ में। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है? वर्ग का तीसरा अथवा चौथा व्यंजन, जैसे ग घ ज झ ट ढ आदि आए, या य र ल व में से कोई भी या स्वर आए तो संधि होती है। उस संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण जिस वर्ग का होता है उसके तीसरे वर्ण के रूप में बदल जाता है। देख लेते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अघोष होगा। कौन सा हो सकता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा में से कोई भी वर्ण हो। और दूसरे शब्द में प्रारंभ में सारे सघोष व्यंजन जो होते हैं उसमें से कोई हो, य र ल व हो, या तो कोई भी स्वर हो, उनके मेल से जो बनता है संधि, उसमें क्या होता है? जिस वर्ण का हम पहले पद में अंतिम वर्ण जिस ग्रुप का होगा, जिस वर्ग का होगा, उसका तीसरा अक्षर उस वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे क प्लस अ। अब क क्या है? क वर्ग का पहला अक्षर है, और ग क्या है? क वर्ग का तीसरा और सघोष है ये। कहने का मतलब कि जिस वर्ग की संधि हो रही है उस वर्ग का तीसरा अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाता है जब संधि होती है या जोड़ होता है तो। जैसे क प्लस अ मिलके ग हो जाएगा, च प्लस अ मिलके ज हो जाता है, प प्लस अ मिलके ब हो जाता है। अब प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? जब पढ़ेंगे प फ ब तीसरा है। क वर्ग का तीसरा क्या है? क ख ग। ऐसे ही च वर्ग का तीसरा क्या है? च छ ज। तो यहाँ पे ज हो जाएगा। उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे क वर्ग का उदाहरण देख लेते हैं कि क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग है। तो देख लेते हैं संधि करके। जैसे वाक प्लस ईश, यहाँ पे क्या है? क वर्ग की संधि हो रही है। क अघोष है और वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन, तीसरे नंबर का जो व्यंजन होगा, जो सघोष व्यंजन होगा उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वाक प्लस ईस यानी वागीस। क किसमें हो गया? अपने वर्गीय व्यंजन के अपने लाइन के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। ऐसे वाक प्लस धारा, वागधारा कहाँ हो गया? ग में परिवर्तित हो गया। ऐसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर किसमें परिवर्तित हो गया? ग में, दिगंबर। अर्थात क का तीसरा वर्ण क्या है? ग। आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं च वर्ग का। अभी हम लोग क वर्ग का पढ़ लिए। क वर्ग जब परिवर्तित होता है तो किसमें होता है? ग में, यानी कि अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में। अब च वर्ग का भी अपने तीसरे अक्षर में हो जाएगा। जैसे च वर्ग का च छ ज तीसरा वर्ण है। जैसे देख लेते हैं अच प्लस अंत क्या हो जाएगा? अजंत। ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है। अच प्लस आदि यानी कि ज में परिवर्तित हो जाएगा, अजादि। ऐसे ही ट वर्ग का देख लेते हैं। अब ट वर्ग का तीसरा क्या होता है? ट ठ ड, यानी कि अब ये ड में परिवर्तित हो जाएगा। सट प्लस आनन, ट किस में आ जाएगा? ड में, और मात्रा इसकी जुड़ जाएगी सडानन। सट प्लस दर्शन, अब ट किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड में, षड दर्शन। ऐसे ही त वर्ग का देख लेते हैं। त वर्ग का तीसरा क्या होता है? त वर्ग का तीसरा होगा त थ द। त वर्ग का जब अघोष जुड़ेगा किसी भी स्वर या व्यंजन से तो वो क्या होगा? त वर्ग के तीसरे व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जगत प्लस अम्बा, अब यहाँ पे त किस में परिवर्तित हो गया? द में, जगदम्बा। ऐसे ही सत प्लस आनंद, सदानंद। यहाँ पे द क्या है? त वर्ग का तीसरा व्यंजन है। ऐसे ही उत प्लस ए, त द में परिवर्तित हो गया उदय। सत प्लस आचार, सदाचार। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखिएगा कि सब में क्या होगा? हलंत होगा, मतलब कि पहला वर्ण शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण हमेशा ही व्यंजन संधि में शुद्ध व्यंजन होगा। ऐसे ही प वर्ग का देख लेते हैं। अब प वर्ग का तीसरा क्या है? प वर्ग का तीसरा है प फ
ब। अब प वर्ग की संधि जब किसी से होगी तो वो ब में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे सुप प्लस अंत क्या हो गया, सुबंत, ये है। अब प्लस ज, ये ब में परिवर्तित हो गया, अब्ज। अब अगला नियम देख लेते हैं। यदि अघोष व्यंजन जैसे वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय, अघोष हम लोग पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष व्यंजन होता है, के साथ दूसरे शब्द का आदि यानी कि प्रारंभिक वर्ण न या म, ये है न या म, अर्थात उस वर्ण का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर से मतलब पांचवा सब वर्ण जो है आता है, जैसे अंग हो गया, इय हो गया, ड न म हो गया, ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं क्योंकि ये वर्ण के उस वर्ग के ग्रुप में पांचवें स्थान पे आते हैं। जुड़े हो तो वहाँ अघोष का पंचमाक्षर हो जाता है। पंचमाक्षर हो जाता है मतलब अगर अघोष से या क ख जैसे हो गया अंत में हो पहले शब्द के, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई पंचमाक्षर हो, न हो, म हो, अंग हो, तो वो हमेशा किस में होता है, उसी वर्ग के। जैसे ये क है तो क वर्ग के पंचमाक्षर क्या होता है, अंग। च जुड़ता तो च का पंचमाक्षर क्या होगा, इय। ऐसे करके उसके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे वाक प्लस मैं, अब वो क का पंचमाक्षर क्या है, क वर्ग का अंग है, अंग। तो यहाँ पे किस में परिवर्तित हो गया, ये वांग्मय, ng में। ऐसे ही चित्त प्लस में तो चिन्मय, त का पंचमाक्षर क्या है, न, त थ द ध न इसका पंचमाक्षर है तो न में परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं सत प्लस मार्ग, त का पंचमाक्षर क्या है, न, तो ये भी क्या है, सन्मार्ग, न में परिवर्तित हो गया। दिक प्लस नाग, दिनांग, ये भी किस में परिवर्तित हो गया, अंग में। आगे देख लेते हैं दूसरा नियम। अब यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बताए हैं, शॉर्टकट में रहेगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। नियम त या द के बाद च या छ आए, मतलब कि त या द के बाद पहले शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण च या छ हो तो वो हमेशा क्या होता है, च में परिवर्तित हो जाता है, आधा च में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही त या द, प्रारंभ में त या द हो, सब में त या द का ही रूल पड़ रहा है, त या द हो और उसके दूसरे शब्द के प्रारंभ में ज या झ हो तो वो आधा ज में परिवर्तित हो जाता है। त या द के साथ यदि ट या ठ जुड़ता है तो ट में परिवर्तित हो जाता है। अब त या द के साथ ड या ढ जुड़ता है तो वो आधा ड में परिवर्तित हो जाता है। त या द के साथ ल जुड़ता है तो आधा ल में परिवर्तित हो जाता है। त या द के साथ बड़ा स जुड़ता है तो यह वो च या छ में परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई स्वर हो प्लस छ के साथ जुड़े तो वो आधा च और छ में परिवर्तित हो जाता है। इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। त या द के साथ ल तक कोई भी वर्ण जुड़ता है, ट ठ जुड़े तो क्या हो जाएगा, आधा ट में। त द के साथ ज झ जुड़े तो वो उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, या पहला जो जुड़ रहा है उसका पहला ट में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे ड जुड़ रहा है तो ड में परिवर्तित हो गया, यहाँ पे ल जुड़ रहा है तो आधा ल में परिवर्तित हो गया। और अगर कोई स्वर पहले आ जाता है और वो पहले अंतिम वर्ण शब्द के प्रारंभ में छ आता है तो वो आधा च और पूरा छ में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे उत प्लस चारण, अभी हम लोग पढ़े कि आधा त प्लस च जुड़ता है तो क्या हो जाता है, आधा च में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये आधा च में परिवर्तित हो गया। उच्चारण, जैसे उत प्लस छेद, यहाँ पे आधा च में परिवर्तित हो गया, उच्छेद। ऐसे ही सत प्लस जन, अब हम लोग त या द के साथ ज या झ जुड़ने पे देखे थे, आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, आधा ज। सज्जन, ऐसे ही उत में ज्वल जुड़ा, आधा त में ज जुड़ा तो क्या हो गया, उज्ज्वल। कहीं कहीं उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है उसका शुद्ध भी पूछता है, तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही विपद प्लस जाल, अब हमने देखा था कि त या द में क्या जुड़े, ज जुड़े तो आधा ज हो जाता है। यहाँ पे त में जुड़ा था, यहाँ पे ज में जुड़ा है, ऐड हुआ है।
तो भी क्या हो गया, आधा जब विपज जाल पढ़ेंगे। तत् प्लस टीका, तत् में ट जुड़ा तो हम लोग पढ़े यहाँ पे कि आधा ट हो जाएगा, तट्टिका, तट्टिका। ऐसे ही वृहत प्लस टीका, त में ट जुड़ा वृहट्टिका। उत प्लस डयन, त में ड या ढ जुड़ता है तो आधा ड हो जाता है, उड्डयन हो गया। ऐसे ही उत प्लस लीन हम पढ़े कि त या द में ल जुड़ता है तो आधा ल हो जाता है, यानी कि ऐसे। उत प्लस लास, यहाँ पे भी आधा ल हो गया, उत प्लस लास अर्थात उल्लास। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि कोई उत प्लस श्वास, यहाँ पे क्या पढ़े, त और द में स जुड़ता है तो च या छ हो जाता है, तो यहाँ पे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। आ प्लस छादन, आच्छादन। हम लोग पढ़े कि कोई स्वर वर्ण अगर पहले आ जाता है और उसमें व्यंजन जुड़ता है तो क्या होगा, आधा च और छ हो जाएगा। अब देख लेते हैं म। जब म के बाद य र ल व स ह में कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुस्वार, मतलब कि यदि म के साथ प्रथम पद के अंतिम वर्ण म हो और उसके साथ कोई भी व्यंजन जुड़ता है तो ये अनुस्वार यानी कि अंग की मात्रा में, अनुस्वार ऐसे लगता है, अनुस्वार यानी कि अंग की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस योग, यहाँ पे म किस में हो गया, य से जुड़ने के साथ अनुसार में बदल गया, अंग की मात्रा में। सम प्लस पर्क, यहाँ पे म परिवर्तित हो गया अनुसार में, संपर्क। सम प्लस क्रांति, संक्रांति, यहाँ पे भी क्या है, अनुसार में अंग की मात्रा में सब में परिवर्तित हो जा रहा है म। ऐसे सम प्लस चय, संचय। अब देखते हैं विसर्ग संधि, ये अंतिम है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग किसे कहते हैं, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। तो विसर्ग के साथ चाहे स्वर ऐड हो, जुड़े या व्यंजन जुड़े, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे च या छ का श हो जाता है, जैसे निह प्लस छल, निश्चल। यहाँ पे क्या है, इसमें विसर्ग है, विसर्ग के साथ कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, निह प्लस चल, निश्चल। ऐसे ही ट या ठ का षटकोण स का आधा हो जाता है, जैसे दु प्लस ट। विसर्ग संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें क्या है, विसर्ग किसी एक भाग का विसर्ग होना चाहिए, एक भाग में विसर्ग लगा होना चाहिए, दुष्ट हो गया। तह प्लस ततः प्लस ठकार, ततष्ठकार हो गया। यहाँ पे भी क्या है, विसर्ग लगा। विसर्ग का तात्पर्य यही है कि उसमें विसर्ग जरूर होना चाहिए, अगर हम उसका विच्छेद भी करते हैं तो भी एक पार्ट में विसर्ग आना चाहिए। दुह प्लस तर, ऐसे यह त तथा थ का स हो जाता है, जब त या थ की संधि किसी से होती है तो वहाँ पे वो स में परिवर्तित हो जाता है। ये दुह प्लस तर यानी कि दुस्तर, निह प्लस तार, निस्तार। अब बस इतना ही है, आज संधि समाप्त होती है। आगे हो सकता है हम लोग अलंकार पढ़ेंगे या फिर समास। धन्यवाद।